सुबह सबके जाने के बाद मैं इत्मीनान से अपनी पूजा करने बैठी ही थी कि दरवाजे पर खड़ा होकर कोई बार बार घंटी बजा रहा था। मैंने जैसे तैसे आरती पूरी की और फटाफट दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। उसने मेरे सामने दस्तखत के लिए एक कागज़ आगे कर दिया। मैंने फटाफट से दस्तखत कर दिए और कार्ड लेकर अंदर आ गई। कार्ड अलट पलट कर देखने लगी। कार्ड मेरे गृहनगर से ही था। मेरी जान पहचान में तो मुझे किसी शादी का मालूम नहीं, न जाने किसकी शादी का कार्ड आ गया है। मन ही मन ये सोचते हुए मैं कार्ड खोलने लगी। ये तो अनुपमा चाची की छोटी बिटिया प्रिया की शादी का कार्ड है। कार्ड पढ़कर मेरी आंखों में खुशी के आंसू लुढ़क गए। आखिरकार अनुपमा चाची भी प्रिया की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगी। पूरी जिंदगी हो गई चाची को संघर्ष करते करते। अब जाकर शायद अनुपमा चाची की जिंदगी के संघर्ष खत्म हुए हैं। आज उनकी बिटिया का शादी का कार्ड देख अनुपमा चाची की जिंदगी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। अनुपमा चाची, मैं मुश्किल से 10 साल की रही होंगी जब अनुपमा चाची रमेश चाचा से ब्याह कर हमारे पड़ोस में आई थी। उस उम्र में नई नई दुल्हन को देखने का बड़ा शौक था मुझे। बस स्कूल से आते ही खाना खाती और पहुंच जाती अनुपमा चाची के पास। उनके हाथों में लगी लाल सुर्ख मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे। जब शादी हुई तो अनुपमा चाची की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी चाची की। दिखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी अनुपमा चाची। गेहुआ रंग, साधारण नयन नक्श थे चाची के, पर एक गजब का आकर्षण था उनमें। मुझे आज भी याद है जब मम्मी ने उनकी शादी के कुछ दिन बाद चाचा चाची को हमारे घर खाने के लिए बुलाया था। बातों बातों में मम्मी ने अनुपमा चाची से उनकी पढ़ाई लिखाई और मायके के बारे में पूछ लिया। अनुपमा चाची ने बताया कि वो 4 बहनें हैं, जिनमें वो सबसे बड़ी हैं। जब वो कक्षा 6 में थी तभी उनके पापा का निधन हो गया था। इसीलिए बस किसी तरह से वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाईं। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बस 10वीं पास। मेरी मम्मी तो उनसे बहुत बड़ी हैं, वो ही उनसे ज़्यादा पढ़ी हैं और वो 10वीं पास। मैं सुनकर नादानी में फटाक से बोल पड़ी, चाची हाँ, आप बस 10th तक ही पढ़े हो, आप आगे क्यों नहीं पढ़े। ये सुनकर उनकी आंखों में नमी सी आ गई और वो अपने सर को नीचे झुकाकर बैठ गई। मम्मी ने मुझे डांटते हुए चुप रहने को कहा और पानी लाने भेज दिया। उस वक्त तो उनकी आंखों की नमी का कारण समझ नहीं पाई थी मैं, पर आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि जिस समाज में आज भी जहाँ कहीं कहीं बेटियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ एक बिन बाप की बेटी के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना कितना मुश्किल रहा होगा। आज भी न जाने कितनी लड़कियां चाहते हुए भी नहीं पढ़ लिख पाती। फिर उस समय में तो ये और भी मुश्किल था। धीरे धीरे मैं भी अपने स्कूल और पढ़ाई में लग गई और अनुपमा चाची अपनी नई गृहस्थी में। चाची के ससुराल में उनकी सास, जेठ और जेठानी थे। रमेश चाचा की भी सरकारी नौकरी थी, वो बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। घर की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। वैसे तो चाचा अपने काम में बहुत ही होशियार थे। बैंक में भी सभी उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन गलत संगत के चलते उन्हें शराब की लत लग गई थी। शराब पीकर उन्हें अपना होश नहीं रहता और वो घर आकर चाची को उल्टा सीधा बोलते। चाची और उनके घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आता। धीरे धीरे उन्होंने घर में खर्चा भी देना बंद कर दिया। जब बहुत कहने पर भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, तो उनके माँ बाप ने उन्हें अलग कर दिया कि जब सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सुधरेगा। अब नीचे के हिस्से में वे लोग रहते और ऊपर के हिस्से में बने एक कमरे में चाचा चाची। ससुराल वालों से अलग होने के बाद अनुपमा चाची के घर के हालात और भी बदतर हो गए। चाची घर चलाने के लिए रुपए मांगती तो चाचा खर्चा तो नहीं देते, मगर पीकर उन पर हाथ जरूर उठाते। रोज का यही सिलसिला हो गया था।
चाची की हालत देखकर सबको तरस भी आता था, पर क्या कर सकते थे। कितनी बार तो मारपीट करने में अनुपमा चाची को चोट भी लग चुकी थी। उनकी सास आकर कितनी ही बार चाचा को धमका चुकी थी कि अगर यही सब रहा तो वो अनुपमा चाची को वापस उनके घर भेज देंगी। कुछ दिन तो ठीक रहता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही सब शुरू हो जाता, क्योंकि चाचा भी जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। चाची अपने मायके वापस नहीं जा सकती। जहाँ 3 छोटी बहनें कुंवारी बैठी हों, ऐसे में बड़ी बहन भी जाकर बैठ जाए तो छोटी बहनों की शादी कैसे होती। अपनी विधवा माँ और बहनों के खातिर अनुपमा चाची मजबूर होकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। इसी बीच पता चला कि चाची माँ बनने वाली हैं। इस खुशखबरी के बाद चाचा के व्यवहार में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला। अब वो अनुपमा चाची का बहुत ध्यान रखने लगे थे। चाची पर हाथ भी नहीं उठाते थे। चाची बहुत खुश थी। 9 महीने पूरे होने पर चाची ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसको प्यार से सब रेखा बुलाते हैं। चाचा भी रेखा पर जान छिड़कते थे। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चाचा फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गए थे। रोज रात को शराब पी कर आना और चाची के साथ गाली गलौज करना, उन्हें मारना पीटना। चाची बेचारी ने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। जब कभी विरोध करती तो इतना पीटी जाती कि शोर सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। घर का तमाशा ना बने, इसीलिए बेचारी चाची चुपचाप सहन करने लगी। 4 साल के भीतर चाची 2 और बेटियों की माँ बन गई थी, दीप्ति और प्रिया। अभी तक तो चाचा के कोप का भाजन सिर्फ अनुपमा चाची ही बनती थी, लेकिन अब 3-3 बेटी होने के कारण तीनों बेटियां भी पिता के गुस्से का शिकार होने लगी। अनुपमा चाची को भी बहुत ताने सुनाते चाचा कि खुद तो ही 4 बहनें थी, यहाँ पर भी लड़कियों की लाइन लगा दी। अनुपमा चाची की सास, जो पहले उनका थोड़ा बहुत साथ देती थी, वो भी तीसरी बेटी आने के बाद चाची से बहुत कम मतलब रखती। बेटियों को जन्म देने के कारण उन्होंने भी चाची का साथ छोड़ दिया। अनुपमा चाची अपनी बेटियों को गले लगाकर घंटों रोती, पर उनको चुप कराने वाला कोई नहीं था उनके परिवार में। परंतु घर के बाहर वो किसी से कुछ ना कहती। बाहर तो वो हमेशा हंसती मुस्कुराती ही नजर आती, अपनी चोटों को छिपाती हुई, अपने दर्द को अपने अंदर ही समेटे हुए। किसी किसी दिन तो चाची की हालत इतनी खराब हो जाती मार खाकर कि उनमें कुछ बनाकर अपनी बच्चियों को खिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। तब माँ कितनी ही बार चुपके से आकर उन्हें खाना देकर आती थी। माँ चाची को कितनी बार कहती इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाने को, पर अनुपमा चाची अपनी बच्चियों की खातिर चुप रहने की बात ही करती। कहती इन बच्चियों को कहाँ ले जाऊंगी मैं, कैसे पालूंगी मैं इन्हें। मैं जानती हूँ कि बिना बाप के बच्चियों को क्या क्या सहना पड़ता है। जो कुछ मैंने झेला वो मैं इन्हें झेलते नहीं देख सकती। अपनी किस्मत के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए थे। फिर अचानक उनकी किस्मत ने पलटी मारी। चाची एक बार फिर माँ बनने वाली थी। इस बार घर वालों ने कोई भी जोखिम नहीं उठाने की सोची थी। चाची के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराया गया। जब ये पता लगा कि अब की बार चाची के गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का है, तो चाची का विशेष रूप से ध्यान रखा जाने लगा। चाचा ने शराब को हाथ लगाना बंद कर दिया। अब वो बच्चियों को भी बहुत प्यार करने लगे थे। रोज चाची और लड़कियों की पसंद का तरह तरह का खाने पीने का सामान लाते। चाचा अनुपमा चाची को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते और चाची भी वाकई में बहुत खुश थी। उनकी खुशी का सबसे बड़ा कारण बेटे की मां बनना नहीं था, अपितु वो तो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए खुश थी कि चाचा ने शराब पीना छोड़ दिया था और उनकी बेटियों को उनके हिस्से का पिता का प्यार मिलने लगा था। वक्त आने पर चाची ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। चाची की जिंदगी में नन्हे अथर्व के आ जाने से खुशियां ही खुशियां आ गई थी। जैसे तपती मरुभूमि में कल कल करती नदी बह गई हो, ऐसे ही चाची के बेरंग जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। तीनों छोटी बच्चियां भी बहुत ही खुश थी छोटे भाई के आ जाने से। ऊपर से पहली बार पिता के प्यार को देख रही थी।
डरी डरी सहमी सहमी सी बच्चियां अब नन्ही कलियों की तरह मुस्कुराने लगी थी। जिस घर में रोज मारपीट की, रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी, अब वहां से बच्चों की खनखनाती हंसी की आवाज आती थी। हम सब लोग भी अनुपमा चाची के परिवार के लिए बहुत खुश थे, लेकिन शायद चाची की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। इतनी खुशी देने के बाद भगवान ने उनकी सारी खुशियां एक ही झटके में छीन ली। नन्हा अथर्व मुश्किल से 2 साल का रहा होगा जब एक दिन बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही थी। चाचा सुबह सुबह बैंक जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उधर बच्ची भी कहीं घूमने जाने की जिद कर रहे थे। चाचा ने बच्चों को वादा किया कि वो शाम को आकर सबको घुमा कर लाएंगे। उन्होंने बच्चों को और चाची को शाम को तैयार रहने को कहा और काम के लिए निकल गए। शाम हो गई। चाची ने अथर्व और तीनों बेटियों को तैयार कर दिया था और खुद भी तैयार होकर घर के काम निपटाने लगी। सभी को बस चाचा के वापस आने का इंतजार था। रात हो गई लेकिन चाचा नहीं आए। चाची का दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा। चाची ने नीचे जाकर अपने ससुर और जेठ को पूरी बात बताई। उस वक्त मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो चाचा को फ़ोन करके पूछा जा सकता। बड़े चाचा ने पीसीओ पर जाकर बैंक में फ़ोन किया, पर बैंक तो बंद हो चुका था। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर चाची ने चाचा के साथ काम करने वाले एक अंकल के घर फ़ोन लगवाया, तो उनसे पता चला कि चाचा तो रोज़ के समय पर ही बैंक से निकल गए थे। बड़े चाचा उन्हें ढूंढने भी निकले पर कुछ पता नहीं चल पाया। कई घंटे बीत गए पर चाचा तो नहीं आए। आई तो उनकी मौत की खबर। ऑफिस से लौटते वक्त उनकी लूना का एक गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था। राह चलते लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने चाचा को अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पुलिस ने किसी तरह उनके घर का पता मालूम कर घर तक खबर करवाई थी। चाची पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया था। एक ही झटके में उनकी खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लग गया था। उनके रुदन से उस दिन पूरा मोहल्ला सिहर उठा था। हर किसी की जबान पर बस एक ही बात थी कि अनुपमा चाची की जिंदगी में भगवान ने शायद बस संघर्ष ही लिखा है। एक बिन बाप की लड़की में ना मायके में सुख देखा ना ससुराल में। अब जाकर सुख के दिन आए थे तो भगवान ने ऐसी अपूर्णीय क्षति कर दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। पहाड़ जैसी जिंदगी बेचारी छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले कैसे काटेगी। अगले दिन चाचा के क्रियाकर्म के वक्त आसमान भी जमकर बरसा, जैसे चाची और उनके बच्चों की किस्मत पर वो भी रो रहा हो। चाचा के जाने के बाद चाची बिल्कुल भूत बन गई थी। ना उन्हें अपना होश था ना अपने बच्चों का। तीनों बच्चियां भी उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उनके पापा आखिर कहाँ चले गए। मम्मी उनसे बात क्यों नहीं करती, हर वक्त रोती क्यों रहती हैं। और नन्हा अथर्व, वो तो अभी पापा बोलना भी नहीं जानता था कि नियति के क्रूर हाथों ने उसके सर से पिता का साया ही छीन लिया। वो बेचारा माँ के आंचल में समाने को बेचैन रोता फिरता, पर अनुपमा चाची तो पागलों की भांति हर वक्त शून्य में ताकती रहती। अनुपमा चाची की सास और माँ दोनों के लिए ही ये दुख पहाड़ के जितना बड़ा था। एक ने अपना जवान बेटा खोया तो दूसरी ने अपनी बेटी का सुहाग। फिर भी दोनों हिम्मत करके अनुपमा चाची को और उनके बच्चों को जैसे तैसे संभाल रही थी। इसी तरह 1 महीना निकल गया। चाची की माँ भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती थी। चाची को अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए समझाकर वो भी चली गईं। एक दिन उनके जेठ मतलब बड़े चाचा और बड़ी चाची उनके पास ऊपर आए। उन्होंने कुछ कागज हाथ में लिए हुए थे। चाचा ने चाची को उन कागज पर दस्तखत करने को कहा। जब चाची ने उनसे उन कागजों के बारे में पूछा तो बड़े चाचा बोले, अनुपमा, ये रमेश की जगह बैंक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन है। अब तुम तो ये नौकरी कर नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही उसकी जगह ये नौकरी कर लेता हूँ। आखिर अब तुम लोगों का ध्यान भी तो मुझे ही रखना है ना। अनुपमा चाची ने फिर पूछा, भैया क्या लिखा है इन कागजों में? बस इन कागजों में यही लिखा है कि तुम्हें मेरे को अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। तुम ये साइन कर दो तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी।
बड़े चाचा ने उन्हें जवाब दिया। ये सुनकर चाची जैसे नींद से जागी हों। वो सोचने लगी, अनुकंपा नौकरी उनकी जगह। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि सरकारी नौकरी होने की वजह से उनकी जगह नौकरी मिल सकती है। उनकी पत्नी होने के नाते उस नौकरी पर मेरा हक बनता है। अनुपमा चाची ने बड़े चाचा से कहा, भैया अनुकंपा नौकरी पर तो पत्नी का हक बनता है, तो उनकी जगह नौकरी का हक तो मेरा है ना। फिर ये नौकरी आपको कैसे मिल सकती है? अरे अब तुम तो बाहर निकलकर नौकरी कर नहीं सकती, तो किसी को तो ये नौकरी मिलनी ही चाहिए ना। तुम्हें तो पता ही है ना, प्राइवेट नौकरी में एक घर का खर्चा तो निकल नहीं सकता। फिर मैं बेचारा दो दो घर का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? ऊपर से माँ बाबू जी भी हैं। सरकारी नौकरी लग जाती तो कम से कम सारे बच्चे ढंग से पल तो जाते। अब मेरे तो दो ही हैं, तुम्हारे तो चार चार हैं। बताओ कैसे पलेंगे ये? बस तुम इन कागजों पर दस्तखत कर दो तो नौकरी इन्हें मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी आराम से पल जाएंगे। अब बड़ी चाची ने अनुपमा चाची को समझाने की कोशिश की। बड़ी चाची की बात सुनकर अनुपमा चाची को बहुत धक्का लगा। जिस तरह से बड़ी चाची ने चार चार बच्चों की बात बोली थी, वो चाची के दिल में बहुत गहरे जाकर लगी थी। उनके आगे अपना बचपन घूमने लगा था, जैसे उनका बचपन दूसरे के एहसान तले बीता था। आज उन्हीं वही सब उनके बच्चों के साथ होता नजर आ रहा था। बड़ी चाची के नस्तर जैसे शब्दों को सुनकर अनुपमा चाची की आंखों के सूखे आंसू एक बार फिर झरझर गिरने लगे। लेकिन उनके अंदर की माँ जाग गई थी। उन्होंने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर अनुपमा चाची के मन में एक तूफान उठ गया था। वो मन ही मन सोच रही थी, नहीं नहीं, अपने बच्चों को मैं किसी के भी एहसान तले नहीं पलने दूंगी। मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। अपने दर्द से बाहर निकलकर मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही होगा। अपने बच्चों का अपना हक मैं किसी और को नहीं दे सकती। मैं खुद ये नौकरी करूंगी और अपने बच्चों को एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन दूंगी। अपने बच्चों की खातिर आखिरकार चाची ने घर से बाहर निकलकर खुद नौकरी करने का निर्णय ले लिया था। नहीं भैया भाभी, मैं इन कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती। चाची ने अपने जेठ जेठानी को साफ साफ बोल दिया। लेकिन क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं करोगी तुम दस्तखत? क्या सरकारी नौकरी ऐसे ही जाने दे हाथ से? अरे फिर मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे को कैसे पालूंगा? बड़े चाचा तेज आवाज में चाची से बोले, नहीं भैया, सरकारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद करूंगी ये नौकरी। चाची ने बड़े चाचा को कहा। चाची की बात सुनकर बड़े चाचा और बड़ी चाची एक बार तो जड़ हो गए। फिर बड़ी चाची बिफर पड़ी, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अब घर की औरतें भी घर से बाहर निकलकर नौकरी करेंगी। तुम नौकरी करोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और एक 10वीं पास को क्या नौकरी देंगे बैंक वाले, एक चपरासी की? बड़ी चाची व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बोली, भाभी कोई बात नहीं, चपरासी की मिले चपरासी की ही सही, मुझे मंजूर होगा। कम से कम मेरे बच्चे चैन की रोटी तो खा ही लेंगे ना। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। भले ही 10वीं पास हूँ, पर इतने नियम कानून जानती हूँ कि अनुकंपा नौकरी पर पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होता है, भाई बहनों का नहीं। एक बात और भाभी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर मेरे बच्चों का सिर्फ बाप मरा है, इनकी माँ अभी भी जिंदा है। और जब तक मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज के बाद आपको मेरे बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद संभाल लूंगी सब कुछ। मैं नौकरी भी कर लूंगी और बच्चे भी पाल लूंगी। न जाने उस दिन चाची में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। जिन चाची ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पलटकर जवाब तक नहीं दिया, चाहे कितने ताने सुने हो, चाहे कितनी भी मार खाई हो। उन चाची ने अपने जेठ जेठानी को दो टूक जवाब दे दिया था। घर की औरतें भी अब बाहर निकलकर नौकरी करेंगी क्या? आज तक इस खानदान में ना ऐसा हुआ है और ना ही आगे होगा, बड़े चाचा बोले। भैया आज तक इस खानदान में ऐसा किसी और के साथ हुआ भी तो नहीं ना, जैसा मेरे साथ हुआ है।
और भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हो। चाची रोते हुए बोली। वो चाचा और चाची के आगे हाथ जोड़कर बोली, भैया भाभी, हमारी इतनी फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आपको मेरी और मेरे 4 बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इन्हें खुद ही पाल लूँगी। इतने में अथर्व रोता हुआ उनके पास आ गया और चाची उसे लेकर अंदर कमरे में चली गई और बड़े चाचा और चाची पैर पटकते हुए नीचे। चाची के उन कागजों पर दस्तखत करने से मना करने के बाद उनके घर में बहुत हंगामा हुआ। बड़े चाचा और चाची ने अनुपमा चाची से संबंध खत्म कर लिए और अपने माता पिता को भी अनुपमा चाची से मतलब रखने से मना कर दिया। दादा दादी ने भी अनुपमा चाची को बहुत समझाया कि कागजों पर दस्तखत कर दे, कहाँ करती फिरेगी नौकरी, पर चाची नहीं मानी। दोनों बूढ़े बुढ़िया बेचारे आखिरकार बड़े चाचा के ऊपर ही आश्रित थे, तो उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ी। उन लोगों का भी अनुपमा चाची के पास आना जाना बंद हो गया। अब अनुपमा चाची बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत कमज़ोर नहीं पड़ी थी। एक दिन अनुपमा चाची ने सुबह ही सुबह घर के सारे काम निपटाकर खाना पीना बनाकर रख दिया और रेखा, जो उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी, उसे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखने को कहकर अथर्व को गोद में लेकर निकल गई। चाची सीधे चाचा के बैंक पहुंची। वहां जाकर उन्होंने मैनेजर से मिलने की बहुत कोशिश की, पर मैनेजर के किसी मीटिंग में होने की वजह से नहीं मिल पाई। उन्हें इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए, लेकिन मैनेजर से मिलना नहीं हो पाया। अथर्व को गोद में लिए लिए उनके हाथ भी दुखने लगा था। उसे भीड़ भाड़ में अकेला नीचे भी तो नहीं छोड़ सकती थी। ऊपर से घर में अकेली बच्चियों की चिंता उन्हें सताए जा रही थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार बैंक मैनेजर की मीटिंग भी खत्म हो गई। चपरासी ने बैंक मैनेजर को जाकर अनुपमा चाची के बारे में बताया, तो मैनेजर ने चाची को अपने कैबिन में बुला लिया। चाची का परिचय और आने का मकसद जानकर मैनेजर ने चाची को बैठने को कहा। मैनेजर ने उनसे उनकी 6 शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा। जब चाची ने उन्हें अपना 10वीं तक पढ़ा होना बताया, तो मैनेजर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाची को कहा कि इतनी शैक्षणिक योग्यता पर सब स्टाफ के पद पर ही उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। चाची सब स्टाफ के लिए भी सहर्ष तैयार हो गईं। आखिर उन्हें तो किसी भी तरह अपने बच्चों को पालना था। मैनेजर ने उन्हें पूरी कागजी कार्यवाही समझाकर जल्द से जल्द जमा कराने को कहा, जिससे आवश्यक अनुमति लेकर चाची नौकरी शुरू कर सके। चाची को सारी कागजी कार्यवाही करते करते 1 महीना लग गया। कभी शपथ पत्र बनवाने तो कभी राजपत्रित अधिकारी से कागजों का सत्यापन। बहुत दौड़ भाग की चाची ने। चाचा के रहते चाची कभी अकेले घर से बाहर भी नहीं निकली थी, तो उन्हें शहर के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। जैसे तैसे पापा ने ही बड़ी मुश्किल से चाची के कागज़ तैयार कराए थे। उनके परिवार वाले तो सब उनका साथ पहले ही छोड़ चुके थे। चाची ने एक दिन बैंक जाकर सारे कागज़ जमा कर दिए। बैंक मैनेजर ने उन्हें जल्द ही सारी कार्यवाही पूरे होने का आश्वासन दिया। अब चाची को बस अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब चाची का नियुक्ति पत्र उनके हाथ में था। चाची की जिंदगी की एक नई पारी शुरू हो गई थी। चाची रोज सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, सारा काम खत्म करती और बैंक के लिए निकल जाती। शुरू में उन्होंने अथर्व को संभालने के लिए अपनी माँ को बुला लिया था। शुरू का 1 महीना बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन फिर उनकी माँ को भी किसी कारणवश वापस अपने घर जाना पड़ा। अब चाची को अकेले ही सब कुछ संभालना था। अथर्व अभी छोटा था, तो वो स्कूल भी नहीं जाता था। छोटे शहरों में क्रच भी नहीं होते थे जो अथर्व को किसी क्रच में छोड़ पाती चाची। अब ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी अथर्व का ध्यान रखने की। कितनी बार अथर्व को संभालने के लिए चाची बैंक से छुट्टी लेती और कितनी बार बारी बारी से रेखा और दीप्ति स्कूल की छुट्टी करती। वक्त की मार ने बेचारी बच्चियों को भी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बना दिया था। दोनों घर का काम भी सीख गई थी। प्रिया तो खुद कभी सिर्फ 5 साल की थी, पर अपनी बड़ी बहनों को देखकर भी वो घर के छोटे मोटे काम करवा देती।
चाची कई बार ये सब देखकर बहुत दुखी होती कि खेलने कूदने की उम्र में उनकी बेटियों को घर का काम करना पड़ता है, पर वो भी क्या कर सकती थी, वक्त के हाथों मजबूर जो ठहरी। चाची के बैंक मैनेजर बहुत भले आदमी थे और चाची की मजबूरी को समझते थे, तो छुट्टी दे देते थे, लेकिन ज़्यादा छुट्टी करने की वजह से तनख्वाह तो कटती ही। चाची के हाथ में बहुत कम तनख्वाह आ पाती थी। पहले ही सब स्टाफ की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी और कटने के बाद तो और भी कम। ऐसे में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बीच बीच में बच्चों की दवा पानी का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल था। पैसे बचाने के लिए पहले ही चाची रोज बैंक 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाती और पैदल ही आती। फिर भी घर चलाने को हाथ तंग रह जाता। मुझे अच्छे से याद है कि चाचा के जाने के बाद एक बार अथर्व बहुत बीमार पड़ गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। तब चाची के पास हॉस्पिटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। मम्मी पापा ने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाची इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने पैसे से कभी किसी की कोई मदद नहीं ली। उन्होंने मम्मी पापा को भी आर्थिक रूप से मदद के लिए साफ मना कर दिया। उस वक्त उन्होंने गहनों के रूप में चाचा की एकमात्र निशानी अपना मंगलसूत्र बेचकर अस्पताल का बिल भरा था। मम्मी ने उन्हें बहुत रोका, पर वो कहने लगी, जिसके नाम का मंगलसूत्र था, जब वो ही नहीं रहे तो अब इस निशानी को रख कर ही क्या करना। अब ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के काम ही आ जाए कम से कम। आखिर बच्चे भी तो उन्हीं की निशानी है। इतनी स्वाभिमानी थी चाची और आज भी ऐसी ही हैं। ऐसे ही कई महीने निकल गए। अब अथर्व भी अब 3 साल का होने को आ रहा था। चाची ने उसका भी स्कूल में एडमिशन करा दिया था। अब वो सुबह स्कूल जाता और अपनी बहनों के साथ ही वापस आता था। आने के बाद रेखा और दीप्ति उसको और प्रिया को संभाल लेती थी। अनुपमा चाची की जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आया था। अब वो नियम से बैंक जाती और जो भी काम मिलता उसे पूरे दिल से करती। चाची की मेहनत और लगन देखकर उनके मैनेजर बहुत खुश थे। उन्होंने चाची को सलाह दी कि वो अगर आगे पढ़ाई कर लें तो उन्हें तरक्की मिल सकती है। मैनेजर की बातें सुनकर चाची सोच में पड़ गई। 4 बच्चे, घर और बाहर का सारा काम, नौकरी और बच्चों को पढ़ाना, इन सब के साथ अपनी पढ़ाई कैसे करूंगी सब कुछ। ये सोच सोच कर उन्होंने कितनी ही रातें करवटें बदल कर काटी। उनके एक निर्णय से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता था, लेकिन इतनी जिम्मेदारी के बीच वो खुद पढ़ने के लिए कैसे समय निकाल पाएंगी। फिर पढ़ाई छोड़े हुए भी उन्हें एक अरसा हो चुका था। दोबारा पढ़ाई शुरू करना इतना आसान भी नहीं था। इसी बात की चिंता उन्हें सता रही थी। बहुत सोच विचार कर आखिर चाची ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। अनुपमा चाची ने आगे पढ़ाई करने का मन पक्का कर लिया था। एक दिन वो मेरे पास घर पर आई और मुझसे आगे पढ़ने की बात बताई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने आगे पढ़ाई करने की सोची। चाची ने मुझसे उनका प्राइवेट 12वीं का फॉर्म भरवाने के लिए बोला। उस वक्त मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज से आते हुए मैं चाची के लिए फॉर्म ले आई और भरवा दिया। मैंने अपनी सहेली की छोटी बहन की पुरानी किताबें भी चाची को परीक्षा की तैयारी के लिए ला दी थी और फिर चाची जी जान से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी। चाची की परीक्षा अच्छी गई थी और जब परिणाम आया तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। चाची ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हम सब चाची के कायल हो गए थे कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के साथ और इतने सालों बाद पढ़ाई शुरू करने के बावजूद चाची ने वो कर दिखाया जो रोज स्कूल जाने वाले भी नहीं कर पाते थे। 12वीं के परिणाम ने चाची में एक नया जोश भर दिया था और चाची ने देखते ही देखते स्नातक तक की पढ़ाई भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ पूरी कर ली। ये 4 साल चाची की जिंदगी के सबसे संघर्ष भरे साल रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो चाची के सब्र और संघर्ष का फल भी बहुत मीठा था। चाची के स्नातक होने के बाद उनकी पदोन्नति हो गई और वो सब स्टाफ से बैंक में क्लर्क बन गई थी। चाची के चारों बच्चे भी अब संभल गए थे।
चारों बहुत ही समझदार और होशियार थे। तीनों बेटियां माँ का पूरा हाथ भी बटाती और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करती। उनके चारों बच्चों को देखकर लगता कि चाची की तपस्या सफल हो रही है। चाची बैंक में भी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करती थी। धीरे धीरे उन्होंने बैंक की विभागीय परीक्षा पास कर ली और तरक्की कर मैनेजर बन गई। उनका स्थानांतरण भी दूसरे शहर में हो गया था। चाची चारों बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई। उसके बाद चाची से कई साल तक मिलना नहीं हो पाया। मेरी भी शादी हो गई और मैं भी दूसरे शहर अपनी ससुराल आ गई। पिछले साल जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके गई तो चाची के घर में काम चल रहा था। मैंने उत्सुकतावश माँ से पूछा तो पता चला कि चाची प्रमोशन होते होते चीफ मैनेजर बन गई हैं और उनका तबादला इसी शहर में हो गया है। अब वो वापस इसी घर में आकर रहेंगी, तो उससे पहले घर को अपने रहने के हिसाब से ठीक करा रही हैं। मुझे जानकर इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। एक 10वीं पास साधारण सी गृहिणी से बैंक की चीफ मैनेजर तक का सफ़र, वो भी इतनी कठिन परिस्थितियों में, कोई नायिका ही कर सकती है। मेरी चाची से मिलने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उस बार तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। 6 महीने बाद मेरे भतीजे की सगाई में मुझे वो सुअवसर प्राप्त हुआ। करीने से बंधी सिल्क की साड़ी, बालों का जूड़ा बनाए हुए चाची एक बार को तो पहचान में ही नहीं आई। उम्र के साथ साथ उनके बाल भी थोड़ा पक गए थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था। चाची का उठना बैठना, बात करने का सलीका, पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। लेकिन आज भी व्यवहार में वही मधुरता, वही अपनापन साफ साफ झलक रहा था। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी वो जमीन से जुड़ी हुई ही नजर आईं। अनुपमा चाची सब औरतों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। जो जेठानी पहले उन्हें ताने मारने में पीछे नहीं हटती थी, आज वो भी अनुपमा अनुपमा कहते उनके आगे पीछे घूम रही थी। मैं चाची को देखते ही उनके गले लग गई। चाची भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मुझसे मेरे ससुराल, पति और बच्चों के बारे में पूछा। मैंने अपने पति और बच्चों को भी चाची से मिलवाया। चाची का व्यक्तित्व उन सब पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ गया। बातों बातों में मैंने चाची से रेखा, दीप्ति, प्रिया और अथर्व के बारे में पूछा तो पता चला कि रेखा और दीप्ति दोनों ही इंजीनियर बन गईं और अब शादी होकर रेखा बेंगलोर में तो दीप्ति हैदराबाद में सेटल हो गई है। प्रिया डॉक्टर बन गई है और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। अथर्व पुणे से लॉ की पढ़ाई कर रहा है। सच में चाची के बच्चों के बारे में जानकर बहुत ही सुखद एहसास हुआ। चारों का बचपन जितने संघर्ष में बीता था, लेकिन चाची ने अपने अथक परिश्रम से उन सब का भविष्य सुनहरे शब्दों में लिख दिया था। सही मायनों में चाची एक नायिका हैं, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत। अरे फिर से दरवाजे पर कोई है, मैं चल कर देखती हूँ जरा। चाची को याद करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। लो भाई, एक नायिका को याद कर रही थी और अब दूसरी नायिका आ गई, मेरी काम वाली बाई रमा। ये भी किसी नायिका से कम थोड़े ही है। दिन भर लगभग 10 घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाकर अपनी बेटियों को पढ़ा रही है और फिर रात को अपने शराबी पति से मार खाती है, पर हर वक्त मुस्कुराती रहती है। वैसे हर एक स्त्री अपने आप में एक नायिका ही तो है, चाहे वो एक गृहिणी हो या कामकाजी महिला। अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफ भुलाकर दिन रात अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए लगी रहती है। चाहे कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती हैं। कोई उसका दर्द समझे या ना समझे, हर किसी के दुख दर्द बांटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। एक औरत माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा सकती है, लेकिन पुरुष के लिए एक माँ बन पाना बहुत मुश्किल होता है। जब बात परिवार पर आए तो एक स्त्री लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का रूप धारण कर सकती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।